एक चीज़ जो सबसे डेंजरस है इस मार्केट में और वो है चेजिंग मोमेंटम। मोमेंटम को चेज करना यानी कि प्राइस को बिना देखे चेज करना, ये चीज़ सबसे डेंजरस है मार्केट में। हो सकता है कि आप इसको अवॉइड करेंगे तो कुछ साल थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन अगर हम मोमेंटम को चेज करते हैं और सिर्फ प्राइस के पीछे भागते हैं तो कई बार मार्केट में हमारा पूरा पोर्टफोलियो भी खत्म हो सकता है। तो आज हम ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और उनकी थियरीज को समझेंगे और देखेंगे कि उन्होंने पास्ट में कितना रिटर्न्स दिया था और उतना रिटर्न्स देने के बाद वो कितने गिरे। और देखिए, यहाँ पर मैं मोमेंटम में खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जब ब्लाइंडली किसी मोमेंटम इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करते हैं और फोमो में खरीद लेते हैं उसे, तब लॉस होना डेफिनेट है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। सो यहाँ पहला एग्जांपल है हर्षद मेहता का जो एरा था, हर्षद मेहता का पीरियड 1992 वाला। और सबसे फेमस स्टॉक हम सभी को याद है, वो है एसीसी। उसका प्राइस यहाँ पर सिर्फ 2 साल में 25 गुना हो गया था। और एसीसी अकेला ऐसा स्टॉक नहीं है उस समय का, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उस समय के सारे ही स्टॉक्स के अगर नाम लेने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एसीसी में क्या हुआ, 2 साल में ये स्टॉक 25 गुना बढ़ गया। अब आप खुद सोचिए, 2 साल में स्टॉक तो 25 गुना हो सकता है, लेकिन 2 साल में उस कंपनी का बिजनेस 25 गुना हुआ होगा क्या? क्या 2 साल में किसी कंपनी का रेवेन्यू 25 गुना हो सकता है क्या? क्या 2 साल में किसी कंपनी का प्रॉफिट 25 गुना हो सकता है क्या? तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और एसीसी में भी सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन हुआ था, बिजनेस अप्रिसिएशन नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अगले 1.5 साल में एसीसी का जो प्राइस है वो 400 रुपये से लेकर 85 यानी कि 85 रुपये तक आ गया। पहले वो 13 रुपये से 400 तक गया था, यानी कि 25 गुना हो गया था। और अब वो 400 से 85 तक आ गया, यानी कि यहाँ पर 78% का फॉल आ गया। यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल है वो 78% का फॉल है। और ये है उसका एक्चुअल प्राइस चार्ट, जहां हम देख सकते हैं कि 12-13 रुपए से प्राइस चला गया था 400 रुपए के आसपास। और 400 रुपए का जो प्राइस था, क्या आपको पता है वो दोबारा क्रॉस होने में कितना समय लगा? हम यहाँ पर 400 रुपए पर एक लेवल मार्क करते हैं। तो देखिए, जिसने भी यहाँ कहीं पर भी इस स्टॉक को खरीदा हुआ है, यहाँ कहीं पर भी खरीदा हुआ है, उसे ये स्टॉक का प्राइस दोबारा आने में 1992 से लेकर 2005 यानी कि 13 साल लगे। वो प्राइस दोबारा फिर से ऊपर आया 13 साल में। और इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पर क्या है, कि अगर हमें ये लगता है कि हाँ, हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी चलो 40% गिर चुका है, यहाँ से हम खरीद लेते हैं, तो जिसने हाई से खरीदा है उसे यहाँ तक कितना लॉस हुआ है पता है? उसे लॉस हो रहा है 78%। और जिसने 40% गिरने के बाद इस स्टॉक को यहाँ से खरीदा हुआ है, उसे लॉस हो रहा है 64%। यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम बढ़े हुए स्टॉक के थोड़े से गिरने के बाद भी हम उसे खरीदते हैं, तब भी हम बड़े लॉस में ही होंगे। 63% लॉस में हम फिर भी थे। और उस प्राइस से भी एक डिसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए हमें करीब 12 साल का टाइम लगा। तो देखा आपने, चेजिंग मोमेंटम या चेजिंग प्राइस ब्लाइंडली कितना हार्मफुल हो सकता है। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये है द ईयर 2000 का आईटी बूम। अब दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, लेकिन मैं एक स्टॉक को ही दिखा रहा हूँ हर केस के अंदर। तो यहाँ पर विप्रो का जो स्टॉक है वो 2000 की साल में 2 रुपए से लेकर 194 चला गया था। जाहिर सी बात है, ये स्प्लिट और बोनस एडजस्टेड प्राइस है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितना गुना ये स्टॉक हुआ है वो सही है, लेकिन स्टॉक का प्राइस स्प्लिट होने की वजह से आज इतना दिख रहा है। लेकिन उस समय भी ये स्टॉक सिर्फ 2 साल में 97 टाइम्स हो गया था। 97 टाइम्स, आपको समझ में आ रहा है? अब आप समझिए, आईटी बूम के चलते स्टॉक्स इतने बढ़े तो थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके बिजनेस भी 97 गुना, यानी कि लगभग 100 गुना बढ़े होंगे? प्राइस तो बढ़ गया 100 गुना, लेकिन बिजनेसेस 100 गुना नहीं बढ़े थे। और इसीलिए उसके बाद सिर्फ एक साल में प्राइस जो है वो 92% गिर गया। 194 से प्राइस सीधा आ गया 14 रुपए पर। 92% का फॉल, यानी कि किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 92,000 रुपए डूब जाएंगे और बचेंगे सिर्फ 8,000 रुपए। सिर्फ एक गलती नहीं करनी है, मोमेंटम को चेज नहीं करना है। और उसमें भी जो ब्लाइंडली स्टॉक प्राइस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के प्राइस शूट अप हो रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हें चेज नहीं करना है।
तो ये रहा विप्रो का लाइव चार्ट और आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर 2 साल में कैसे 100 गुना हुआ है और वर्टिकल मूवमेंट आई है यहाँ पर। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने मान लीजिए कि 50% गिरने के बाद भी उस स्टॉक को खरीदा है, उसे भी यहाँ पर 80-85% का लॉस हुआ है। 50% गिरने के बाद भी खरीदा ना, तब भी 85% का लॉस हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम आधा प्राइस होने के बाद भी खरीदेंगे तो हमारा लॉस कम होगा, और अब तो स्टॉक 50% गिर चुका है, अब तो और कितना ही गिरेगा, अब तो ऊपर जाना ही चाहिए यहाँ से। आपको यस बैंक का एग्जाम्पल याद होगा। तो गिरने वाले स्टॉक्स कितने गिरेंगे ये हमें नहीं पता होता है। और चलिए 50% गिरने के बाद अगर हम 85% लॉस तक खड़े भी रहते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर वो प्राइजेस दोबारा आने में कितना टाइम लगा। 50% फॉल वाला प्राइस को क्रॉस करने में पहली बार जब वो क्रॉस हुआ तो उसको लगे 15 साल। और जिसने हाई प्राइस पे खरीदा होगा, राइट, या जो हाई ब्रेक करने का इंतजार कर रहा है, उसको यहाँ पर लगे 20 साल। 2000 में वो हाई स्पाइक लगा था और 2020 में कोविड की आईटी की रैली में उसने अपना प्रीवियस स्पाइक को ब्रेक किया। 20 साल लगे उस स्टॉक को दोबारा अपना नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट करने के लिए। और 20 साल तक कोई भी रिटर्न्स ना बनाने से अच्छा तो यही है कि हम अपने पैसे को एफडी में ही रख दें। खैर आइए चलते हैं एक और एग्जांपल पर। यहाँ पर 2008 का मैंने लिया है हाउसिंग बबल। इंडिया में 2008 में हाउसिंग स्टॉक्स में यानी कि रियल एस्टेट कंपनीज में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। इंडेक्स मुझे यहाँ पर कंप्लीटली मिला नहीं है क्योंकि इंडेक्स 2007 के बाद विजिबल है। तो 2007 के बाद इंडेक्स ने 650 रुपए से सिर्फ एक ही साल में 1800 रुपए का जंप दिखाया, यानी कि एक साल में इंडेक्स तकरीबन 3 गुना हो गया। लेकिन उसके सिर्फ 1.5 साल बाद क्या हुआ, इंडेक्स के अंदर 91% का फॉल आ गया। 91% का डाउनफॉल इंडेक्स के अंदर आया है। याद रखिए, स्टॉक्स के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स के अंदर आया है ये फॉल। तो सोचिए स्टॉक्स कितना गिरे होंगे। अगर इंडेक्स 90% टूटता है तो स्टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और यहाँ भी वैसा हुआ। कहीं सारी हाउसिंग और रियल एस्टेट कंपनी उस समय की बैंकरप्ट हो गई और उनके स्टॉक्स डीलिस्ट हो गए। और ये है इंडेक्स का वो प्राइस जो हमने लाइफ टाइम हाई देखा था 2008 में। और क्या आपको पता है इस लाइफ टाइम हाई को दोबारा अचीव करने में कितना टाइम लगा? ये लाइफ टाइम हाई 2026 यानी कि आज तक भी अचीव नहीं हो पाया है। सोचिए, ये लाइफ टाइम हाई 2008 में लगा था, वो आज तक अचीव नहीं हो पाया है। तो उस समय की हाउसिंग कंपनीज तो खत्म ही हो चुकी थी मान लो। हाउसिंग बबल का ही एक और एग्जांपल लेते हैं जो है अनंत राज, जिसने 3 साल में 90 टाइम्स प्राइस हाइक दिखाई। 90 गुना बढ़ गया ये प्राइस 3 साल में। करीबन ₹2.5 का स्टॉक ₹200 चला गया, लगभग 100 गुना, 100 टाइम्स, ठीक है। लेकिन उसके सिर्फ एक साल में क्या हुआ, प्राइस ₹200 से गिरकर ₹20 आ गया, यानी कि 90% का फॉल सिर्फ एक साल में। यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं किसी ने, तो एक साल में वो इन्वेस्टमेंट रह जाएगा सिर्फ ₹10,000। 90,000 का पूरा लॉस हो जाएगा। और अनंत राज को अपना 2008 वाला हाई दोबारा क्रॉस करने में लगे तकरीबन 16 साल। और जिसने प्राइस के 80% गिरने के बाद भी यहाँ कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें भी लगभग 12 से 15 साल तक कोई भी रिटर्न्स देखने नहीं मिला था। ज़ीरो रिटर्न्स टिल 12 टू 15 ईयर्स। अब आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर जो है 2017-18 का बिटकॉइन बूम। तो 17-18 में बिटकॉइन में पहली बार इतना ज़बरदस्त मोमेंटम आया और बिटकॉइन का प्राइस $460 से $19,500 तक चला गया। तकरीबन $20,000 तक ये प्राइस गया। और सिर्फ 2 साल में ये प्राइस 41 गुना बढ़ गया, यानी कि 2 साल में 2016 से 2018 तक ये प्राइस 41 टाइम्स बढ़ा। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे पता है। लेकिन इसी मोमेंटम के शिकार हम जैसे रिटेलर्स हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से सिर्फ एक साल के बाद बिटकॉइन 84% गिर गया और प्राइस $19,500 से लेकर $3,000 तक आ गया। 19,500 से $3,000। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स या इवेंट की एक खास बात यह है कि जब ये स्टॉक्स या इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट भाग रहे होते हैं
और ये अपनी पीक पर होते हैं, जब वर्टिकली भाग रहे होते हैं, तब इनके बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में इतनी सारी न्यूज़ आती है, इतने सारे अच्छे-अच्छे सेंटेंस, नैरेटिव्स और कहानियाँ आती है कि यहाँ से तो ये भविष्य बन जाएगा। और वो कहानियाँ इतनी अट्रैक्टिव होती है कि उसको सुनकर अब कि उनको सुनकर बस हमें यही लगता है कि इसको अगर नहीं खरीदा तो हम लाइफ में बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है, प्राइस के पीछे हम जैसे कई सारे रिटेलर्स इस तरह, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मोमेंटम और चेजिंग का शिकार बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही 2023 और 24 में जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में रैली आई थी, खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो रैली मोमेंटम आया था, वहां पर भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो 2024 मिड तक इन्होंने पीक बनाया और आज तक वो अपना हाई दोबारा ब्रेक नहीं कर पाए हैं। अगर एक आध एग्जांपल लेता हूं तो मुझे याद है टिना रबर करके एक स्टॉक है, जो सिर्फ 2 साल में लगभग 11 गुना हो गया था, यानी कि 175 से प्राइस चला गया था 2180 रुपये। और उसके बाद प्राइस का क्या हुआ, आज तक ये स्टॉक रिकवर नहीं हो पाया है और प्राइस 2180 से 530 रुपये पर आ गया, वो भी सिर्फ 1.5 साल में, यानी कि 1.5 साल में 75% का फॉल। फिर एक स्टॉक बहुत ही चर्चे में था, वो पूरा सेक्टर ही चर्चे में था, और वो है सोलार सेक्टर। और सोलार में वारी रिन्यूएबल्स का नाम सबने सुना ही होगा, और ये सिर्फ 2 साल में 68 रुपये से 3000 रुपये तक चला गया था। देखो मैं 2 साल का डेटा ही ले रहा हूँ, ज़्यादा पुराना डेटा लूंगा अगर 3 या 4 साल का, तो ये स्टॉक लगभग 100 गुना हुआ है, राइट। लेकिन इसी स्टॉक के अंदर जो 2 साल में 43 टाइम हुआ है, वही सेम स्टॉक अगले 1.5 साल में 75% गिर जाता है, 3000 रुपये से 780 रुपये तक। यहाँ तक कि ये प्राइस अगर आप देखें तो 650 तक का भी ये प्राइस गया है, वहां तक का बॉटम बनाता है और प्राइस 75% गिर जाता है। और आज तक ये स्टॉक अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया है और पता नहीं और कितने साल लगेंगे इसे अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने के लिए। सिमिलरली 2021 में जब केमिकल और फार्मा कंपनीज बहुत मोमेंटम दिखा रही थी, बहुत ऊपर जा रही थी, बिकॉज उस समय कोविड था और फार्मा और केमिकल्स की ज़रूरत भी थी, तो अल्काइल एमान नाम के एक स्टॉक ने 2021 में सिर्फ 2 साल में 14 गुना रिटर्न दिया। 300 रुपये से ये प्राइस चला गया 4750 रुपये। और ये कंपनी एक बहुत बड़ी भविष्य की कंपनी है, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, ऐसे नैरेटिव्स, ऐसी कहानियाँ उस समय सुनने में आई। लेकिन वहाँ से आज 5 साल हो चुके हैं और ये स्टॉक 5 साल तक लगातार गिरता ही जा रहा है, और आज तक 73% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, 4750 से 1250। तो ऐसे 2023 और 24 में कई सारे सेक्टर्स में बूम आया था, कई सारे सेक्टर्स बहुत रैंडमली, ब्लाइंडली भागे थे। उसमें रेलवे स्टॉक्स भी शामिल थे, उसमें डिफेंस कंपनीज भी शामिल थी, उसमें सोलार कंपनीज शामिल थी, उसमें पावर स्टॉक्स शामिल है। ठीक है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में ब्लाइंडली वर्टिकल रैली आई। उसमें एक और नाम मुझे जो याद आता है वो है IRFC, और ये स्टॉक प्राइस 2 साल में 20 रुपये से 224 तक चला गया, यानी कि 2 साल में 11 गुना ये स्टॉक ने रिटर्न्स दिखाए। लेकिन उसके 1.5 साल के बाद, यानी कि अब तक ये स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया है और आज भी ये 60% अपने ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि मोमेंटम के अंदर ब्लाइंडली कंपनीज की अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखे बिना यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट को खरीदना कितना हानिकारक हो सकता है। अब ज़रा ये चार्ट देखिए, ये है 2025 और 26 का सिल्वर का चार्ट। क्या आपको ये चार्ट्स हमने पिछले जितने एग्जाम्पल देखे वैसा बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है? 2025 और 26 में सिल्वर को लेकर इतने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टोरीज आई कि सिल्वर अब फ्यूचर का गोल्ड है, सिल्वर तो गोल्ड बन जाएगा। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप जानते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। इतने बड़े यूट्यूबर्स ने भी सिल्वर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, जिनके मिलियंस में फॉलोवर है, और ये कहा कि सिल्वर तो माइक्रोचिप में यूज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर में यूज़ हो रहा है, सोलार पैनल में यूज़ होता है। तो ये सब कुछ तो बहुत सालों से भी बनते आ रहा है और सिल्वर तब से ही उनमें यूज़ हो रहा था। तो सडनली जब स्पाइक आती है तो उस समय रिटेलर्स उन कहानियों को सुनकर यहाँ पर बहकावे में आ जाते हैं और वो फोमो में बढ़े हुए प्राइस पे उन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद लेते हैं। और ये स्टोरी आज की नहीं है, ये सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। और प्राइस का भी एक रूल है
कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जितना भी वर्टिकली ऊपर जाता है उसे उतने ही स्टीप और वर्टिकल तरीके से डाउनफॉल में गिरना भी पड़ेगा, और वो गिरता भी है। तो सिल्वर के साथ क्या हुआ कि जो प्राइस 2 साल में लगभग 6 गुना हो गया, एक कमोडिटी का प्राइस 6 गुना होना मतलब बहुत बड़ी बात है। 71,000 से 4,20,000 रुपए का प्राइस चला गया, 2 साल में 6 गुना प्राइस गया। लेकिन उसके सिर्फ 55 दिन बाद, सिर्फ 2 महीने से भी कम के पीरियड में ये प्राइस 50% गिर जाता है। और हमें लगता है कि 50% सिल्वर में फॉल आ चुका है, चलो अब इसे खरीदते हैं यहाँ पर। क्या आपको याद है मैंने पास्ट में इसी वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल दिखाए थे कि 40-50% उस इंस्ट्रूमेंट के गिरने के बाद भी हमें 70-80% तक का भी लॉस हो सकता है। या फिर मान लो सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट में उतना बड़ा लॉस ना भी हो, तब भी हो सकता है कि इसको दोबारा अपना प्रीवियस लाइफ टाइम हाई, यानी कि जो 2026 में यहाँ पर लगा था, ये प्रीवियस लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के लिए कई सालों का टाइम लग जाएगा। और ठीक वैसे ही पिछले 4 सालों में गोल्ड के अंदर भी प्राइस 45,000 से लगभग 1,80,000 चले गए हैं, यानी कि 4 गुना का ग्रोथ आया है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो गोल्ड ने भी क्या किया, सिर्फ 55 दिन में 28% का फॉल दिखाया। हाँ, आपको ये चार्ट देखकर लग सकता है कि गोल्ड प्राइस अभी तो स्टेबल है, ये उतना कहाँ गिरा है जैसे प्रीवियस इंडेक्स या प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने चार्ट्स को गिरते हुए देखा है। लेकिन ये उतना बड़ा है कि नहीं? तो अगर बड़ा है और आगे और भी बढ़ेगा, तब भी मुझे आगे का वो ग्रोथ नहीं चाहिए। हो सकता है यहाँ से गोल्ड और आगे 2 गुना हो जाए, यहीं से बढ़ना शुरू करे और 2 गुना यहाँ से बढ़ जाए। लेकिन जो इंडेक्स ऑलरेडी 4 गुना हो चुका है पिछले 4 सालों में, वो यहीं से 2 गुना हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट पीरियड में। वैसा कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। और इंडिया में गोल्ड प्राइस में फॉल इसलिए भी थोड़ा सा कम आया है बिकॉज यहाँ पर हम गोल्ड प्राइस को आईएनआर में यानी कि रुपीज में मेजर करते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है डॉलर के साथ। और जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना रुपी वीक होगा, और रुपी वीक होने के साथ साथ गोल्ड प्राइस गिरता तो है लेकिन थोड़ा सा कम गिरता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में परसेंटेज के टर्म्स में गोल्ड प्राइस ज्यादा गिरा है, लेकिन इंडियन रुपी बिकॉज पिछले 1 साल में काफी वीक हुआ है, इसीलिए इंडिया में गोल्ड प्राइस परसेंटेज में थोड़ा सा कम गिरा है। और लोगों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जब एक बार बढ़ गए तो दोबारा कभी गिरते नहीं हैं। तो आइए उसके लिए कुछ पास्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो ये है आज का गोल्ड प्राइस का चार्ट डॉलर्स के अंदर, और हम डॉलर्स में ही और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पीछे भी क्या हुआ था। तो इससे पहले भी गोल्ड में लगातार कुछ सालों तक एक काफी बड़ा मोमेंटम आया था, और 2011 में गोल्ड ने एक पीक बनाया। और आपको पता है 2011 का हाई कंफर्टेबली प्राइस को ब्रेक करने में कितना टाइम लगा? 2011 का प्राइस अगले 12 साल में यानी कि 2023 में यहाँ पर कंफर्टेबली ब्रेक हुआ, और फिर गोल्ड ने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। कितना टाइम लगा? यहाँ पर लग गए 12 साल, यानी कि 12 साल तक नो रिटर्न्स। 1980 में भी गोल्ड प्राइस में काफ़ी एक बड़ी स्पाइक आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 1980 में भी गोल्ड प्राइस लगभग 4 साल में 4 गुना हो गया था, जैसा आज हुआ है। 4 साल में 3-4 गुना आज भी हुआ है। और 1980 में जब वो स्पाइक आया था, तब 1980 का प्राइस दोबारा 2008 में कंफर्टेबली ब्रेक हुआ। 2008 में ब्रेक होने का मतलब है इस प्राइस को ब्रेक होने में 28 साल लग गए। जितना बड़ा स्पाइक उतना ही बड़ा डाउनफॉल और उतना ही बड़ा होल्डिंग और वेटिंग पीरियड। और ये सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, सिल्वर को भी देखिए। सिल्वर भी 2011 के बाद एक बड़े डाउनफॉल में आ गया था और 75% सिल्वर गिर गया था। सोचिए, सिल्वर जैसा इंस्ट्रूमेंट 75% गिरा, और 2011 से 2020 तक लगातार गिरता रहा, यानी कि 10 साल तक सिल्वर लगातार गिरता रहा। और 2011 का जो प्राइस है उसे ब्रेक करने में 2025 आ गया, यानी कि 15 साल लगे सिल्वर को ये प्राइस को ब्रेक करने के लिए। अब बताइए 15 साल में ये रिटर्न्स क्या बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है क्या? 15 साल में किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो उसने हार्डली अपने पैसे को दुगना किया है। और ऐसा ही एक स्पाइक पहले भी आया था सिल्वर के अंदर, जहाँ पे सिल्वर में एक कंटिन्यूसली वर्टिकल मूवमेंट आई थी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सिल्वर में एक वर्टिकल मूवमेंट आई थी, यहाँ पर देख लीजिए। और ये वर्टिकल मूवमेंट के अंदर सिल्वर लगभग लगभग 5-6 गुना हो चुका था, $7 से $47 तक। और उसके बाद सिल्वर के अंदर दोबारा एक यहाँ पर फॉल आया, और वो फॉल सिर्फ 2.5 साल में 88% का फॉल था। 2.5 साल में 88%, और मैक्सिमम वो फॉल था यहाँ पर 92% तक का। और सेम प्राइस दोबारा टच करने में सिल्वर को लगे 31 साल, 31 ईयर्स। सेम प्राइस को टच करने में लगे 31 ईयर्स। तो आपको
अब समझ में आना चाहिए कि हायर प्राइस पे ब्लाइंडली वर्टिकली बढ़ते हुए मोमेंटम चार्ट को खरीदना कितना रिस्की हो सकता है। तो फिर अब सवाल मन में आता है कि भाई इससे बचने का क्या तरीका है। तो बचने के सिंपल से कुछ रूल्स है, कुछ बातें आपको याद रखनी है। उसमें सबसे पहली बात याद रखनी है कि जब वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स से बहुत ऊपर चले जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल्स उतने नहीं बढ़े हैं, फंडामेंटली स्टॉक 2-3 गुना रेवेन्यू दिखा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना हो चुका है, तो उस केस में हमें उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। फिर एक दूसरा इंडिकेशन है कि जब भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक्स जब बढ़ रहे होते हैं, तो हमेशा ये एक कहानी सुनने में आती है कि इस बार कुछ अलग है। 2020 के बाद जब आईटी स्टॉक्स बढ़ रहे थे, तो इस बार कुछ अलग है, क्योंकि कोविड आ चुका था, लॉकडाउन था, तो आईटी स्टॉक्स का बूम बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ये कहकर आईटी स्टॉक्स को चढ़ा दिया गया 2021-22 तक, और आज भी उन आईटी स्टॉक्स ने अपना 21-22 वाला हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक ऐसे ही 2024 में सोलार स्टॉक को इतना चढ़ा दिया गया कि भाई सोलार भविष्य की एनर्जी है। हाँ, डेफिनेटली सोलार फ्यूचर की एनर्जी है, लेकिन उनके जो स्टॉक प्राइस थे वो उनके फंडामेंटल से काफ़ी दूर जा चुके थे, राइट। तो इस बार कुछ अलग है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बढ़ता है तो ये कहानी, ये स्टेटमेंट हमें सुनने में डेफिनेटली आएगा। और जब ये सिल्वर भी बढ़ रहा था, गोल्ड भी बढ़ रहा था, तब भी आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट्स आए होंगे कि सिल्वर यहाँ यूज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर में यूज़ हो रहा है, सोलार में यूज़ हो रहा है, तो इस बार कुछ अलग है। इसके पहले सिल्वर जब बढ़ रहा था तब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि सिल्वर इन सारे जगहों पर यूज़ हो रहा है, तो सिल्वर अब डेफिनेटली बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। ये सुनकर शायद हमने वहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया होता, तो आज हम सिल्वर में भी लॉस में बैठे होते। फिर तीसरा इंडिकेशन है कि जहाँ पर भी इन्वेस्टर्स की भीड़ आती है, जहाँ पर ढेर सारे इन्वेस्टर्स, ढेर सारे लोग सोशल मीडिया चैनल्स पर वीडियोस में उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट से हमें दूर रहना चाहिए। चौथा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर भी आपको फोमो लग रहा है, तो अगर आपको लगता है कि प्राइस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऊपर जा रहा है और आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, फोमो क्रिएट होता है, तो उसे मिस ही कर दीजिए। फिर बहुत बड़ा मिस कर रहा है ना कुछ, तो उसे फिर मिस कर दो। अदरवाइज अगर हमने वहाँ पर उस चीज़ को खरीद लिया, तो फिर हम अपना कैपिटल ही मिस कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 आता है, जब अर्निंग्स अपने प्राइस से ज़्यादा बढ़ जाए। किसी भी स्टॉक्स की अर्निंग्स उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है, ठीक है। ये वही बात हो गई कि वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से आगे निकल गए, तो यहाँ पर प्राइस में एक दोबारा एक बड़ा करेक्शन आना तय है। फिर एक इंडिकेशन है कि मीडिया पर जब लगातार किसी इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक या इंडेक्स के बारे में जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी जाती है, तो ऐसे समय में क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनसाइडर जिनको पता होता है, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस स्टॉक से निकल रहे होते हैं जब मीडिया में हाइप चल रही होती है उस सेक्टर की या स्टॉक की। और हम जैसे लोग, हम जैसे रिटेल प्लेयर्स मार्केट में उस समय हाई प्राइस पे उस इंस्ट्रूमेंट को खरीद लेते हैं। तो बबल से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जब भी आपको प्राइस वर्टिकली बढ़ते हुए दिखता है, तो उस चीज़ से डरना है और उससे दूर रहना है। और जब भी हम किसी भी स्टॉक के प्राइस को मोमेंटम में भागते हुए देखते हैं, तो हमें उसका पीछा नहीं करना है, हमें बल्कि आराम से उसको बैठकर देखना है। अगर हमसे वो स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट मिस हो चुका है, तो छोड़िए उस चीज़ को, अच्छे से आराम से कहीं बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीजिए और उस स्टॉक को भागते हुए देखिए, लेकिन वहाँ खरीदने की बिल्कुल मत सोचिए। इंस्टेड ऑफ चेजिंग रैंडम मोमेंटम और ब्लाइंडली किसी स्टॉक्स को खरीद ले मोमेंटम के अंदर, उससे बेहतर है कि हम उस स्टॉक से बाहर बैठे आराम से और अपना पैसा उसके अलावा अब और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में रिसर्च करें। मुझे याद है जब सिल्वर भी वर्टिकली बढ़ रहा था, तब एक एक दिन में 8%, 9%, 10% की रैली सिल्वर में आ रही थी, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सिल्वर खरीदते हैं उनके एक एक दिन में पैसे डबल हो रहे थे। उनके आज पूरे के पूरे पोर्टफोलियो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने एग्जिट ढंग से नहीं कर पाए, तो हमारा भी कैपिटल यहाँ पर पूरा वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी सीरीज का वीडियो नंबर 1, यानी कि इस पहले वीडियो में आपको साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट समझ में आया हो। और इसी तरह इस सीरीज के वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिए और उन्हें अपने दोस्तों में और फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।